Dear friends, welcome again to my channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips. Under the heading Lecture 6, in which I will be covering subsurface exploration for mobile towers, radar antenna, microwave and television towers, transmission line towers. Actually, this is my 9th lecture of the series. I have just tried to cover दिस टावर चैप्टर बिकॉज ये आज की डेट में आप जान रहे होंगे कि पावर ट्रांसमिशन लाइन का काम थ्रू आउट इंडिया बहुत चल रहा है और मोबाइल टावर्स हमारी एक स्टेज थी 2007-8 में जब बहुत कंपनीज ने लॉन्च करी थी और अभी भी मोबाइल टावर्स हैं या आप कह सकते हैं राडार एंटीना माइक्रोवेव टावर्स आर्मी में या रेलवेज में इंडियन रेलवेज में ये इंस्टॉल करी जाती है फॉर देयर इंटरनल सिग्नलिंग पर्पस एक्सेप्शन। अब क्या मोबाइल टावर्स दो तरीके की होती हैं, जीबीटी इधर ग्राउंड बेस्ड टावर और आरटीटी रूफ टॉप टावर। रूफ टॉप टावर एंगल्स या पोल्स पे होती है या जीबीटी भी एंगल्स या पोल्स पे होती है बट प्रिडोमिनेटली ये एंगल्स पे बनाई जाती है। डिफरेंट ISMB या इंडियन स्टैंडर्ड जो एंगल्स हैं जिसमें हमको इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800 का स्पेसिफिकेशन फॉलो करना पड़ता है और जो भी कंक्रीट इनकी फाउंडेशंस में यूज़ होती है डिज़ाइन क्राइटेरिया पर्पस से वो IS 456 के बेसिस पे होती है। अब क्या है कि जो हमारी मोबाइल टावर्स हैं उनकी हाइट जनरली 30 मीटर्स, 45 मीटर्स, 50 मीटर्स, 60 मीटर्स एंड 75 मीटर्स लाइकवाइज होती हैं एंड दे आर बिल्ट ईदर ऑन 3 लेग्ड और 4 लेग्ड सिस्टम। मतलब एक टावर 3 लेग्स पे या 4 लेग्स पे बनी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस जगह हम जिस लोकेशन पे साइट हमने रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के बाद साइट फाइनल करी है जहाँ हमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने जाना है वहाँ कितनी स्पेस है उसके हिसाब से साइज डिसाइड होता है कि ये 3 लेग या 4 लेग टावर बनेगी और हाइट की रिक्वेजिशन वहाँ की सिग्नलिंग के बेसिस पे होती है जो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड है। अब हम ये बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ जो हमारा डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिज़ायर्ड होता है, बेसिकली डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिज़ायर्ड जो होता है वो 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, यू कैन से 15 मीटर और यहाँ 20 या 25 मीटर की डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसाइड कर सकते हैं इन रिस्पेक्टिव हाइट ऑफ टावर्स के लिए। हमारा एम यह है कि बेसिकली ज़्यादातर हमारी टावर्स जो होती हैं इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड फुटिंग अंडर ईच लेग फाइनलाइज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन हर टावर में केवल एक ही लेते हैं और इन डेप्थ्स की लेते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल सजेस्टेड डेप्थ्स हैं वो मैंने ब्लू में लिख दिया इस ब्लैक के ऊपर। अब अगर हमारी वहाँ बेयरिंग कैपेसिटी सफिशेंट नहीं आ रही होती है या स्पेस के कॉन्स्टेंट होते हैं तो वहाँ हम कंबाइंड रेफ्ट फाउंडेशन देते हैं जो चारों लेके कंबाइंड रेफ्ट फाउंडेशन पे हमारे रेस्ट करते हैं। कुछ जगह कहीं कहीं एंगुलर रिंग फाउंडेशन दी जाती है या सर्कुलर RCC टावर्स होती हैं। अब अगर ये तीनों में हमारी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं आती कि वो एनफ सस्टेनेबल बेयरिंग कैपेसिटी है फॉर द इरेक्शन ऑफ दीज टावर्स तो हमको पाइल फाउंडेशन पे जाना पड़ता है। अब यह है अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं और कोई नियर टू एग्जिस्टिंग रिवर है तो वहाँ हमको वेल फाउंडेशंस पे वो ट्रांसमिशन लाइन टावर कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। अगर रॉकी टेरेन में हम ये टावर्स बना रहे हैं तो हमें रॉक एंकर फाउंडेशन भी देनी पड़ती है, रॉक एंकर्स की रिक्विजिशन होती है या ये कॉम्बिनेशन ऑफ A+D एंड A+F का हो सकता है, मतलब आइसोलेटेड फुटिंग्स ऑन पाइल फाउंडेशंस या आइसोलेटेड फुटिंग ऑन रॉक एंकर्स इन केस ऑफ रॉकी स्ट्रैटा मेट विद एट द साइट। जो हमने RTT की आपसे बात करती है रूफ टॉप टावर की तो ये इनकी जनरली हाइट 9, 12, 15 मीटर, 80 मीटर, 21 मीटर होती है। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं रिक्वायर्ड होता है कि हम उन बिल्डिंग्स को जहाँ ये लगाते हैं देखते हैं कि उनको नीचे से
उस स्ट्रक्चर पे कोई कॉलम्स मिल रहे हैं इरेक्शन के लिए या नहीं मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी वगैरह चेक होती है। और ज़रूरत पड़ती है अगर, तो हम उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे जहाँ ये रूफटॉप टावर सजेस्टेड हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट इसमें बेसिकली विंड फोर्सेस एक्ट करती हैं जिनसे बेसिस पे ये डिज़ाइन होता है। अगर यही कोई हमारी पोल फाउंडेशन है, जैसे ये हमने पोल का जिक्र करा है, पोल टावर्स हैं, तो इसका ट्रांसमिशन लाइन टावर्स और पोल टावर्स का एक ये IS 4091 है 1979, जो कि रीएफएम 2006 में 2010 में हुआ है। इसमें कहते हैं कि अगर हमारी कोई मान लीजिए पोल की हाइट 6 मीटर पोल टावर है हाइट की, तो हमें 1/6 एटलीस्ट 1 मीटर वो पोल एम्बेड करना होता है इन द ग्राउंड, एंड दिस कैन ऑल्सो बी ईदर 3 लेग और 4 लेग। अब एक लास्ट काइंड ऑफ फाउंडेशन जो हम बेयरिंग कैपस्टीन के बेसिस पर सजेस्ट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर केसेस में, वो है शेल फाउंडेशन। अब इन फाउंडेशंस के लिए क्या होता है कि हर स्ट्रक्चर में हमें शियर और सेटलमेंट क्राइटेरिया देखना पड़ता है। फाइनली सेटलमेंट क्राइटेरिया इज द गवर्निंग क्राइटेरिया। तो IS 11233 1985 रीएफएम 2002, जो कि ये रडार एंटीना माइक्रोवेव एंड टीवी टेलीविजन टावर्स का कोड है, इसने परमिसिबल सेटलमेंट लिमिट्स डिफाइन करी हुई हैं, जो कि रडार एंटीना के केस में 12 mm है, टीवी टावर्स के केस में 50 mm है, माइक्रोवेव के टावर्स में 20 mm है। और साथ ही साथ हमें डिफरेंशियल सेटलमेंट भी चेक करना पड़ता है, जो रडार एंटीना के केस में 6 mm है, टीवी टावर्स के केसेस में 20 mm है, और माइक्रोवेव टावर्स के केस में 12 mm है। तो हम किसी भी फाउंडेशन को सजेस्ट करते हैं तो शेयर और सेटलमेंट क्राइटेरिया को चेक करके करते हैं, और फाइनल गवर्नेंस सेटलमेंट क्राइटेरिया से होती है। और जो हम लोगों के मोबाइल टावर्स होते हैं, वहाँ जनरली हम लोग 25 mm, 40 mm और 50 mm परमिसिबल सेटलमेंट लेते हैं लिमिट। तो वहाँ हम इन क्राइटेरिया के बेसिस पे, बाकी ये होता है कि क्लाइंट के अपने स्पेसिफिकेशन होते हैं जो हमारे लिए फाइनल गवर्निंग क्राइटेरिया होते हैं इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर मोबाइल टावर्स। तो ये जो मैंने आप लोगों को अपनी सेटलमेंट लिमिट्स बताई हैं, ये हमारे इस कोड में दी हुई हैं, और ये रिस्पेक्टिवली मोबाइल टावर्स, रडार एंटीना, माइक्रोवेव एंड टेलीविजन टावर्स या ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के लिए स्पेसिफाई हैं। अब यही ट्रांसमिशन लाइन टावर अगर हम वेल फाउंडेशन ले जाते हैं, तो वेल फाउंडेशन में अब आप मान लीजिए मेजर चंक रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का वेल फाउंडेशन, तो यहाँ हमारी परमिसिबल सेटलमेंट लिमिट 50 mm से 75 mm वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी रिस्पेक्टिव क्लाइंट है, उसके स्पेसिफिकेशन स्कोप में क्या परमिसिबल सेटलमेंट लिमिट डिफाइन करूँ। अब ये जो मैंने डिज़ाइन क्राइटेरिया का है एक छोटा सा मेंशन करा है, वो इसलिए करा है, ये 2 कोड्स गवर्निंग कोड्स होते हैं, जिसमें हमें डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड अपलिफ्ट फोर्सेस, ओवरटर्निंग फोर्सेस, टॉर्शन, हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स एट बेस लेवल, पल्सेटिंग फोर्सेस ड्यू टू द विंड एटसेट्रा या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये सब हमें डिसाइड करना पड़ता है फॉर आफ्टर ये हमारा जब जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डिसाइड थी इन कोड्स के बेसिस पे फॉर द डिज़ाइन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ये मैंने अपने लेक्चर में इससे लिंक कर दिया कि एक स्लाइड में आप लोगों को सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएं। तो कंक्रीट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 456 है ऑफ द लेटेस्ट एडिशन, ईयर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की फील्ड है, इसलिए मैं इसमें ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। विंड फोर्सेस के लिए IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड 875 है, स्टील के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800 है, और अर्थक्वेक फोर्सेस है इंडियन स्टैंडर्ड 1893 कोड में, जो कि अभी रिसेंटली सभी तरीके के स्ट्रक्चर्स के लिए, चाहे ये ब्रिजेस हों, स्टील स्ट्रक्चर्स हों, स्टील टैंक्स हों, टावर्स हों, सब के लिए रिवाइज हुआ है, डिफरेंट इसके पार्ट्स और सेक्शंस हैं। ये 4 चीज़ें हमको डिज़ाइन में इनकी स्टेबिलिटी के लिए इन स्ट्रक्चर्स के देखना पड़ता है, और हम अपना ये तब टावर्स इरेक्ट कर सकते हैं इन कंसिडरेशंस पे। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। होप आप हमारे आने वाले लेक्चर्स भी देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर टू द सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी। वी विल मीट in our next lecture very soon. Thank you.